अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बारे में आप सबको पता है और आज उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो भी दायर की गई और उसमें जो एंटी करप्शन के जज हैं सफ़दर अली भट्टी साहब, उन्होंने एंटी करप्शन को नोटिस भी जारी किए हैं और उनसे जो है वो जवाब तलब किया है इमरान रियाज के हवाले से। और जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो दायर की गई थी कि ये ज़ाती जो है वो सियासी इंतकाम भी लिया जा रहा है और इसमें इमरान रियाज को जो है वो उनका कोई इस मुकदमे से ताल्लुक भी नहीं है और जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। मैं आपको उनकी गिरफ्तारी के ऊपर थोड़ा सा लेकर जाना चाह रहा हूँ और आपने ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा इस एंगल से देखनी है कि अगर आप इमरान रियाज की जगह के ऊपर हों और उसकी फैमिली के जगह पर हों तो क्या गुजरेगी आपके ऊपर। एंटी करप्शन वाले तय करते हैं कि हमने इमरान रियाज को उठाना है, हमने उसे गिरफ्तार करना है। वो 30-35 लोग असला लेकर 15-20 डालों में आ जाते हैं उसके घर, उसको नहीं बुलाते, उसको कॉल नहीं करते कि आ जाओ, उसको कॉल की जाती तो वो खुद ही आ जाता। लेकिन इन्होंने तय ये किया कि हम बुलाएंगे नहीं, हम घर के अंदर जाकर उसको गिरफ्तार करेंगे, उसको करेंगे, उसके वालिद साहब को गिरफ्तार करेंगे। ये जाते हैं उनके घर और इमरान रियाज जो को लॉन में ही गिराज के अंदर ही मिल जाता है उन्हें। ये उनके घर के अंदर दाखिल होते हैं, सब लोग असला लेकर, सारे लोग जो 15-20 लोग अंदर, बल्कि उससे ज़्यादा ही अंदर दाखिल हो जाते हैं। इमरान रियाज इनको वहीं पर मिल जाते हैं और ये इमरान रियाज के मुंह के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। अब ये कपड़ा किसके ऊपर डाला जा रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा सुना जाने वाला सहाफी इमरान रियाज, उसके मुंह के ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दिया जाता है जैसे किसी दहशतगर्द के घर में घुसे हैं आप और किसी दहशतगर्द को, बहुत बड़ा दहशतगर्द है और आप उसको लेकर जा रहे हैं। अब आप उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डालते हैं तो इमरान रियाज उनको कहते हैं कि आप मुझे ले चले, मैं नहीं जानता आप कौन है, आप लोग मुझे ले चले, मेरे घर के अंदर मत जाइएगा, अंदर आप यहां तक तो आ चुके हैं, वहां मेरी फैमिली है, मेरी वालदा है, मेरे बच्चे हैं, वहां मत जाए। लेकिन ये लोग वहां पर भी जाते हैं, उनके घर के अंदर भी जाते हैं और वहां से मोबाइल, लैपटॉप्स, जो भी चीजें उनके घर वालों ने बताया कि वो भी लेकर साथ चले जाते हैं। अब ये मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर वह उनको लेकर वापस जाकर गाड़ी के अंदर बिठाते हैं, तब तक बाकी लोग अंदर चेकिंग कर रहे होते हैं। तो इमरान रियाज की जो मिसिज है, ये आप एक स्क्रीनशॉट देख लें, इमरान रियाज की जो मिसिज हैं वो मेन दरवाजे के ऊपर आती हैं और वो कहती हैं कि कौन है आप लोग और इमरान को कहां लेकर जा रहे हैं आप लोग। कोई जवाब नहीं मिलता। वो थोड़ा सा फोर्स करना शुरू कर देती हैं कि मुझे बाहर जाने दो ना, जहां पर इमरान रियाज को लेकर गए आप। वो उनका रास्ता रोकी रखते हैं और उसके बाद वो चीखना शुरू कर देती हैं। जब वो चीखना शुरू कर देती हैं तो जो लोग पुलिस वाले थे, वो जो उनका रास्ता रोक कर खड़े थे, वो उनको जाने देते हैं। ये भागती हैं और ये उस गाड़ी की तरफ जाती हैं उनको देखने के लिए इमरान रियाज को कि वो किस गाड़ी में है। और पीछे ये आपको स्क्रीनशॉट में रेड दुपट्टे में, लाल जो दुपट्टा है इसमें इमरान रियाज की मिसेज है और उनके पीछे ये जो ब्लू कपड़े में है ये उनकी बेटी है बड़ी कायनात। ये पीछे भागती हैं उनके, ये पहले उनसे बात करती हैं, ये आप स्क्रीनशॉट में देखें, ये उनसे पूछती हैं कि आप लोग कौन हैं और इमरान को क्यों लेकर जा रहे हैं, कहां लेकर जा रहे हैं, किस मुकदमे में लेकर जा रहे हैं। इनको कोई जवाब नहीं मिलता। ये फिर आगे की तरफ जाती हैं, आगे देखती हैं तो गाड़ी के अंदर जो है वो इमरान रियाज को बिठाया हुआ और मुंह के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। ये उनसे पूछती हैं कि आप लोग कौन हैं और इनको क्यों लेकर जा रहे हैं, हमें बताएं तो सही, इनके ऊपर क्या मुकदमा क्या है, इनके मुंह के ऊपर से कपड़ा तो हटाएं। वो मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं। अब ये इमरान रियाज अंदर ही बैठे हुए हैं, वो मुंह के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो इमरान रियाज इनसे बात करते हैं अपनी मिसेज से, उन्हें कहते हैं कि परेशान मत हो, मुझे नहीं पता कि कौन से मुकदमे में ये मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि ये लोग हैं कौन, तो परेशान मत हो तुम। तो उनकी जो मिसेज है वो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये लोग ये तो बताएं कि किस इदारे से आए हैं, किस महकमे से आए हैं, किस मुकदमे में लेकर जा रहे हैं और ये मुंह के ऊपर कपड़ा इस तरह क्यों लेकर जा रहे हैं। तो इमरान भाई उन्हें कहते हैं कि परेशान मत हो, हम सब पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, ये भी पाकिस्तानी है, ये मेरे अपने लोग हैं। आप सिर्फ ये अल्फाज गौर करें कि मुंह के ऊपर कपड़ा डाला, 30 से 35 लोग जो हैं वो पुलिस वाले और एंटी करप्शन वाले घर के अंदर घुसे, वेपन्स लेकर अंदर गए और वो शख्स अभी भी बैठ के कह रहा है परेशान मत हो, ये मेरे अपने लोग हैं, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे नहीं पता मुकदमा कौन है, मुझे ये भी नहीं पता ये लोग हैं कौन।
तुम परेशान मत हो, तुम घर के अंदर जाओ, मैं आ जाऊंगा वापस, मेरे अपने लोग हैं ये, मैं भी पाकिस्तानी हूं, ये भी पाकिस्तानी है। तो उनकी मिसेज कहती हैं ठीक है, तो फिर कम से कम आपको ये मारें तो ना, हाथ तो मत लगाएं। तो उसके बाद वो वापस कपड़ा जो है इमरान रियाज के मुंह के ऊपर डाल देते हैं, और इतनी देर में उनकी जो मिसेज है उनको पीछे कर दिया जाता है बदतमीजी से। ये पीछे आती है, इनकी बेटी खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। देखें, 5 महीने ये शख्स कोई पता नहीं कहां रहकर आया है, किस अजाब से गुजर कर आया है, किस तरह रहा है, और जब वापस आया है तो इसकी हालत देखकर इसके दुश्मन कहते थे कि ये क्या किया इमरान रियाज के साथ। वो बोल नहीं सकता था, वो इतना कमजोर हो गया था कि लगता ऐसे था कि पता नहीं कितने अरसे से कुछ नहीं खाया उसने। उसके दुश्मन कह रहे थे कि इतनी ज्यादती। अब 5 महीने उसकी वालदा, उसकी बीवी, उसके बच्चे एक जिंदा लाश की तरह बैठे रहे। कभी सोशल मीडिया के ऊपर चलता था फलां कश्ती जा रही थी उसमें मारा गया, फलां जगह के ऊपर मारा गया, फलां जगह के ऊपर कत्ल कर दिया गया, ये हो गया वो हो गया। रोज मरते थे, रोज सुबह फिर उठते थे, फजर की नमाज पढ़ते थे, फिर जीते थे कि आज वापस आ जाएगा। 5 महीने इंतजार किया उन्होंने। हमारे आपके प्यारे दुबई कहीं चले जाते हैं, दूर होते हैं, नजरों से फोन पे भी बात करते हैं, तो हमारी क्या हालत होती है। पता नहीं था कि जिंदा है या मर गया। 5 महीने इंतजार किया, पूरी कौम ने दुआएं की, फिर वो वापस आया। अब वो वापस आया, अब उसने ठीक होना शुरू हुआ, बोलना शुरू किया उसने। फिर उसके बाद फिर से उसके घर में घुस के उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया। और मुकदमा क्या, मैंने कल भी लॉक किया था कि मुकदमा यही है कि आपने साबित करना है। सबूत कोई नहीं है, कोई तहकीक वो भी नहीं है 3 साल में, कोई एविडेंस दे दे वो भी नहीं है। तो भाई उठाया क्यों है, आप साबित करें। हमने कह दिया कि ये गलत है, अब ये गलत नहीं है, ये आपने साबित करना है, हम नहीं साबित करेंगे। फिर उसके वालिद को करप्ट कह दिया। मैं इमरान रियाज के साथ रहा हूं, वो कभी अपने ऊपर होने वाले 25-25, 30-30 मुकदमों के ऊपर परेशान नहीं हुए। वो इस मुकदमे पे परेशान थे कि यार मेरे वालिद साहब को ही करप्ट कह दिया, यार मेरे बाप को करप्ट कह दिया। मैं जिन करप्ट माफिया के खिलाफ मैं बोलता हूं, मेरे घर वालों को करप्ट कह दिया आपने, तो ये तो नहीं भूलूंगा मैं, ये नहीं भूलूंगा। अब देखें कि वो शख्स, उसको गद्दार कहा गया, उसको पहले पीएमएलएन कटआउट कहा गया, फिर पीटीआई कटआउट कहा गया, फिर उसके ऊपर गद्दारी के लग गए, फिर उसके ऊपर इमरान खान के पीटीआई के ठप्पे लग गए, फिर उसके ऊपर कभी मजहबी ठप्पा लगा दिया जाता है, कभी उसके ऊपर एंटी एस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लगा दिया जाता है, कभी जिसका दिल करता है जो ठप्पा लगा दिया देता है उसके ऊपर। और फिर इसमें जो चीज है वो ये कि वो उसका घर नहीं है, वो है एक बस अड्डा या हिल स्टेशन है। वो जो अफसर तब्दील होता है, जो आता है, जिसने ऊपर उनके मुखालिफिन को खुश करना होता है, वो 25-30 एहलकार साथ लेता है, 15-16 डाले लेता है और उसके अंदर, घर के अंदर घुस जाता है। उसके घर में बच्चे हैं, वो किस जहनी डिप्रेशन में होंगे जब वो देखते हैं कि इधर हर दूसरे तीसरे जो दिन है, हफ्ते जो है, वो असला लेके लोग आ जाते हैं, आते हैं और बाबा को उठा के ले जाते हैं, आते हैं चाचू को उठा के ले जाते हैं। कोई पता नहीं कि अभी आ जाए, कोई पता नहीं 10 मिनट बाद आ जाए, कोई पता नहीं 10 दिन बाद आ जाए। उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई चार दीवारी का कोई तकद्दुस कुछ भी नहीं है। किया क्या है, कसूर क्या है, वो बोल रहा है, वो करप्शन के ऊपर बोल रहा है, वो माफिया के ऊपर बोल रहा है, ये कसूर है। अब पहले उसके ऊपर करके देख लिया तो समझ में ये लगी कि ये क्रैक आदमी है, ये नहीं चुप होगा, ये बोलेगा, सच बोलेगा ये, और ये इसका बिल्ट इन फॉल्ट है, ये बना नहीं है, ये बना ही ऐसे था, ये खुद नहीं चेंज हुआ। अब समझ में ये लगी कि ये ऐसे नहीं कंट्रोल होगा। अब ये कैसे कंट्रोल होगा कि इसके वालिद और इसके बाप को घसीटो, इसके बाप को, इसके भाई को घसीटो। इनके जो भाई उस्मान रियाज हैं, जब ये ठेके वाला केस और जब ये ठेका दिया जा रहा था, वो तो इस मुल्क में ही नहीं था, वो पाकिस्तान में ही नहीं था, उसका भी नाम मुकदमे के अंदर है। अब कोशिश यही
कि किसी तरीके से इसकी फैमिली को पकड़ा जाए, वहां से इसको टॉर्चर किया जाए मेंटली और इसकी जुबान बंद की जाए। अब वो अल्लाह करे वो रिलीज हो जाए, लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं वो एक मुकदमे से निकलेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। इस दफ़ा शायद हो सकता है 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 मुकदमे जितने भी होंगे, जब तक उसकी आवाज़ रोकनी है तब तक उसकी आवाज़ जो है वो रोकते रहेंगे। अब कसूर सिर्फ ये है कि मरियम नवाज के ऊपर बोल रहे थे, उसकी करप्शन के ऊपर बोल रहे थे, और उन्होंने जो कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, उसके ऊपर उनको याद करा रहे थे। अब ये मरियम नवाज साहिबा को नागवार गुजरा, अगले दिन उन्होंने सीएम बनना है, रात को इमरान रियाज ने भी ये स्टेटमेंट दी कि जी सलामी के तौर पे मुझे उठाया गया है। अब मरियम नवाज की जो काबिलियत है वो मुझे कुछ आसान लफ्जों में इस तरह समझ में आती है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के काबिल कैसे थी। हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में एक लड़का होता था, उसके जो वालिद साहब थे वो हमारे इंचार्ज भी थे, क्लास के हमारे टीचर थे। और स्कूल में जो भी टेस्ट होता था, क्लास के अंदर जो भी टेस्ट होता था, जो भी पेपर होते थे, उस लड़के के जो पोजीशन है वो पहली आती थी। भाई वो कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लो, वो किसी भी तरह का टेस्ट ले लो, साइंस का ले लो, मैथ का ले लो, कुछ भी ले लो, भाई वो पहली दूसरी पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है, वो नहीं हट रहा। अब वो उसका पेपर भी कभी नहीं नजर आता था हमें। तो वो भाई ऐसा था हमारे लिए कि हमें समझ में नहीं आता था ये कैसे पढ़ता है इतना, ये इतना काबिल है, और ये तो वाकई मास्टर साहब यहां से जाके इसी को पढ़ाते रहते होंगे। खैर, हम बड़े इंप्रेस थे उससे। हम कहते थे हमने ऐसे बनना है कि ये जो टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट होता है, साइंस है, मैथ है, ड्राइंग है, कुछ भी है, ये लड़का पहली पोजीशन के ऊपर है। अब बोर्ड के एग्जाम्स हुए, भाई वो बोर्ड के एग्जाम में फेल हो गया, वो पास ही नहीं कर सका और वो फेल हो गया। अब हम परेशान कि ये हुआ क्या, कि ये तो वो है जो हर पेपर में, हर वहां पे जो टेस्ट होते थे, सरप्राइज टेस्ट में भी ये भाई फर्स्ट होता था, इसके नंबर सबसे ज्यादा होते थे, ये क्या बनी। फिर समझ में आई कि क्या बनी, कि वहां वालिद साहब थे, वो काबिलियत थी। बोर्ड में वालिद साहब नहीं थे, वहां लिखना था, वहां डिलीवर करना था, वहां पे फेल हो गया। तो मरियम नवाज साहिबा की भी जो काबिलियत है वो सिर्फ यही है कि वालिद साहब मरियम नवाज के नवाज शरीफ हैं और जो चचा हैं वो शहबाज शरीफ हैं। ये काबिलियत उनकी वजीर आला पंजाब बनने के लिए काफी थी। अब ये जो वजीर आला पंजाब बनने जो सीट है ना, ये घर की सीट है, ये घर से बाहर नहीं दी जाती है। वो इस तरह कि ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, ये दो रहनुमा, बड़े बड़े रहनुमा पीएमएलएन के, सारी जिंदगी सियासत में गुजार दी, पीएमएलएन के साथ गुजार दी, नवाज शरीफ के साथ वफादारी में गुजार दी, मगर इस सीट के अहल नहीं बन सके वो इसलिए क्योंकि वो शरीफ खानदान के नहीं थे। ये वजीर आजम, ये वजीर आला, ये जो बड़ी बड़ी सीटें हैं, ये घर की सीटें होती हैं शरीफ खानदान की। ये सीटें बाहर तब जाएंगी जब पीछे कोई नहीं होगा, जो पहले भी एक दफा हुआ था शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में। अब मरियम नवाज साहिबा को जब डिलीवर करना होगा, तो डिलीवर के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि क्या। उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि अपनी पहली जो उनकी तकरीर होगी उसमें वो सेहत कार्ड के लिए रोड मैप देंगी। ये वो वाला सेहत कार्ड जो इमरान खान का था, वो सेहत कार्ड है ये, और वो सेहत कार्ड जिसको बंद कर दिया गया और अब दोबारा पीएमएलएन के या मरियम नवाज के नाम से चलाया जाएगा, या उन लोगों के नाम से चलाया जाएगा जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम से ये सेहत कार्ड चलाया जाएगा। इमरान खान का बंद करके अब इनके नाम से चलाया जाएगा। तो बात तो वही है कि जब आप लोग बदना इमरान खान चाहते हैं तो फिर उसी को हुकूमत दे देते। ये खींचने की, ये इस सब करने की जरूरत क्या थी। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वजीर आला बनती हैं, और मरियम नवाज साहिबा अगर एक काम कर लेना तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कौम है वो उनके एहसान मंद रहेगी। वो पंजाब में सिर्फ एक ऐसा हस्पताल बना लें अपने इस टेन्योर में जितना भी उनको मिलता है, वो हस्पताल जहां पर वो अपने वालिद साहब, अपने चचा जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, इन सब लोगों के इलाज करवा सके। वो एक ऐसा हस्पताल बना लें, कौम के पैसों से, टैक्स से बना लें, और उनको कौम सपोर्ट करेगी। ये लोग जो बार बार लंदन जाकर थक जाते हैं सफ़र करके, उनके वालिद साहब थक जाते हैं, चचा थक जाते हैं, जरदारी साहब थक जाते हैं, ऐसे फ़ौरन भाग के जाना पड़ता है कि इलाज कराना है, यूं याद आता है और भाग जाते हैं। तो एक ऐसा हस्पताल वो अपने वज़ीर आला के टेन्योर में अगर बना लें तो जो है ये उनकी बड़ी काबिलियत होगी।
अब दूसरी तरफ जो है वो आते हैं और इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। सिचुएशन में आपको समराइज कर देता हूँ, वीलॉग लंबा हो रहा है, कि तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किल वक्त है ना वो फिर से शुरू होने वाला है और गिरफ्तारियां भी होंगी। जो पहला दौर तहरीक इंसाफ ने भुगता है वो दोबारा से उनके कारकुनान पे आने वाला है। वो 9 मई के हवाले से भी होगा। 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनको भी माफ़ नहीं किया जाएगा, और फिर अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करेगा या कोई रेजिस्टेंस करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर भी सख्ती से निपटा जाएगा। तो तहरीक इंसाफ के लिए जो एक परसेप्शन बन रही थी कि इलेक्शन में, जाहिर सी बात है इलेक्शन में अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया अगर इसको मुबैना धांधली से ना हरवाया जाता तो। लेकिन अब उसको कंट्रोल करने के लिए वो दोबारा दौर वापस आने वाला है, गिरफ्तारियां भी होंगी और ये सारा जो सिलसिला है वो दोबारा चलेगा। ये अब तक की जो खबरें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।